हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज मैं आपके साथ पर्यटन दिवस की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आज पर्यटन दिवस है 27 सितंबर। पर्यटन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, लेकिन इसकी समय के रहते अवधारणाएं बदलती गई। भारत तो वैसे भी विदेशियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहा। चीनी यात्री हुइनशांग फायान ने तो पैदल ही भारत के जीवन को जाना। वास्को डिगामा भी भारत आए और भी ऐसे कई पर्यटक भारत आते थे। लेकिन आज भी भारत में पर्यटन उद्योग उतना सशक्त नहीं बन पाया। अभी तो कोरोना महामारी के दौरान पर्यटन उद्योग जो है, पर्यटन इंडस्ट्री जो है पूरी तरह से बैठ गई थी। लेकिन आपने देखा होगा पर्यटन हर आदमी की की इच्छा होती है और हम बमुश्किल इसको रोक पाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने की हर कोई इच्छा रखता है। जैसे ही लॉकडाउन हटा, आपने देखा होगा जैसे जैसे खोले गए, लॉकडाउन प्रतिबंध अलग करे गए, लोगों ने अपने घर से निकलना शुरू करा और किसी ना किसी नजदीकी पर्यटन स्थल पे जरूर गए। 27 सितंबर 1980 को तय किया गया था। विश्व पर्यटन संगठन WTO की कार्यप्रणाली को इसको मान्यता दी गई और विश्व पर्यटन दिवस का इरादा सिर्फ इसलिए किया गया कि लोगों को पर्यटन का महत्व समझाया जा सके कि कैसे पर्यटन उनके सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन को संभाल सकता है। इसके लिए शुरुआत की गई थी और हम देख रहे हैं कि पूरे साल भर का अगर आप कैलेंडर देखें तो हर कैलेंडर में कुछ दिन ऐसे तय होते हैं जो कुछ ना कुछ विषय जुड़े रहते हैं, जिसे विश्व भर में सबका ध्यान आकर्षित किया जाता है, केंद्रित किया जाता है। अभी कल डॉटर डे निकला था, डॉटर डे भी हमने मनाया और आने वाले दिनों में भी और भी कई दिवस आने वाले हैं। तो होता यह है कि जब भी बात होती है, चाहे वो हिंदी दिवस की बात हो या विश्व पर्यावरण दिवस की बात हो या विश्व योग दिवस की बात हो या विश्व डॉटर दिवस, पुत्री दिवस की बात हो, इन सभी में संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी जुड़ी संस्थाएं इन खास दिनों को इसलिए बनाती हैं और इनके लिए एक थीम भी तय करती हैं और महीनों पहले वो थीम आ जाती है। उनका कहना है कि इस विषय को, इस दिन को महत्वपूर्ण मान के इसको सामाजिकता के साथ में, सहयोग के साथ में मनाया जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, वीडियो बना दिया, बैनर बना दिया, विज्ञापन प्रकाशित करा दिया और अब तो डिजिटल युग है तो हम मोबाइल में ही व्हाट्सएप में मैसेजेस भेज के इसी कर लेते हैं और कुछ ठोस कदम नहीं उठाते हैं। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ का या सभी सरकारों को कहना है कि वास्तव में सारे दिवस कहीं ना कहीं आपके जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, आपको मजबूती प्रदान करते हैं। 2030 तक जो स्थायी विकास की बात कर रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसमें सस्टेनेबल गोल तय किए गए हैं, अपने लक्ष्य तय करें स्थायी विकास के। उनमें पर्यटन भी एक महत्वपूर्ण गोल है, पर्यटन भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है और WTO इसके लिए हर साल, हर महीने में कुछ ना कुछ विषय देता है महीनों पहले और जल्दबाजी में हम खाना पूर्ति करते हैं। इस बार जो विषय दिया है वो कह रहा है पर्यटन के लिए, उसने ये जो विषय दिया है वो कह रहे हैं सबके लिए पर्यटन होना चाहिए, सबके लिए विकास होना चाहिए, क्योंकि पर्यटन जो है कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए, इस बार का जो दिवस मनाया जा रहा है पर्यटन दिवस, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, अर्थात पर्यटन दिवस की थीम जो है सम्मिलित पर्यटन विकास। टूरिज्म से सभी का विकास होना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिले, तो ये की थीम रखेगी। अब आपको मैं कुछ पर्यटन के मुद्दे बताता हूं। पर्यटन वास्तव में क्या है, बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी शब्द टूरिज्म और टूरिस्ट से आया है और हम इसकी गहराई या इसकी पहुंच से अभी भी अनिमित हैं। वास्तव में क्या है, आम आदमी पर्यटन के महत्व को उतना जानता ही नहीं है और ना ही सरकारों ने, ना ही शिक्षण संस्थानों ने, यूनिवर्सिटी ने पर्यटन को कराया। पर्यटन का समाजशास्त्र एक विषय भी है, इस पर किताबें भी लिखी गई हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, भारत के 400 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, किसी भी समाजशास्त्र विभाग में ऑप्शनल पेपर भी पर्यटन का समाजशास्त्र के रूप में नहीं रखा गया। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में तो बहुत पहले से समाजशास्त्र पढ़ाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे पर्यटन का समाजशास्त्र, सोशलॉजी ऑफ टूरिज्म नहीं रखा गया, ना ही मध्य प्रदेश के किसी विश्वविद्यालयों में हो।
डिजर्टेशन जरूर लिखी जाती हैं, बीएचयू में लिखी गई हैं, समाजशास्त्र विभाग में कुछ डिजर्टेशन शोध प्रबंध लिखे गए हैं, लेकिन विषय के रूप में पर्यटन के समाजशास्त्र को अभी भी हमने अंगीकार नहीं किया है। वास्तव में जब भी पर्यटन की बात होती है तो कहा जाता है ये कुछ आम आदमी के लिए नहीं है। टूरिस्ट की बात जब होती है कहते हैं आम आदमी के लिए नहीं है, ये तो कुछ खास टूरिस्टों के लिए है। जैसे अभी आज ही मैं देख रहा कि मध्य प्रदेश सरकार पीपीई मोड पे पर्यटन के पहले चरण पे 200 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और यहाँ जो 7 बड़े बड़े बांध हैं उनमें सुविधाएं दे रही है। जब भी सरकारें पर्यटन पे खर्च करती हैं, जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने 500 करोड़ रुपए खर्च करने की शुरुआत की है, जो 4-5 साल में आगामी पर्यटन परिपथ बना रही है, जिसमें 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस राशि से पर्यटकों की सुविधाओं का विकास किया जाएगा, पर्यटन क्षेत्रों में सड़कें बनाई जाएंगी, मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी, धार्मिक, बौद्ध, वन्य जीव, ऐतिहासिक विरासत इस परिपथ में बनाए जा रहे हैं। अब आप देखिए पर्यटन जो है उसमें टॉप 3 राज्य आते हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश तो बहुत पीछे है। उसका कारण क्या है? यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, पहुंच मार्ग और सुरक्षा पर उतना फोकस नहीं है। हालांकि अब सरकार कर रही है और धीरे धीरे बांधों पे, जितने हमारे बांध है, चाहे बरगी डैम हो या सरदार सरोवर, उन बांधों पे उनमें कुछ ना कुछ पर्यटन कर रहे हैं। जैसे जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज चलने लगा तो लोगों का आना जाना बढ़ गया। वास्तव में हम ये समझते हैं कि जब भी टूरिज्म की बात होती है, टूरिस्ट की बात होती है, तो लोग कहते हैं टूरिस्टों के लिए है और उसमें भी विदेशियों के लिए सुविधाएं, हमें क्या लेना देना। लेकिन हम ये नहीं समझते कि जो काम टूरिस्टों के लिए किया जा रहा है, जिसका उपयोग टूरिस्ट करते हैं, वो तो कुछ दिनों के लिए करते हैं, लेकिन उसका फायदा हमें अनवरत मिलता रहता है। जैसे रेल में लोग आज सफर करके आएंगे तो किसी होटल में ठहरेंगे, ऑटो वाले, टैक्सी वाले, होटल वाले का व्यवसाय चलेगा, टूरिस्टों का बिजनेस चलेगा। जैसे भेड़ाघाट जाते हैं तो संगमरमर की मूर्तियां खरीदते हैं, मूर्तिकारों का रोजगार चलता है। हवाई सेवा का विस्तार हो रहा है, कुछ उत्सव मनाए जाते हैं। आप जैसे छिंदवाड़ा में मक्का कॉर्न फेस्टिवल मनाया जाता है, वो देखिए वहां लोग आते हैं। और इस पे आप देखिए हमने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं कुछ बताऊंगा। जैसे जबलपुर का धुआंधार, भेड़ाघाट स्थल में धुआंधार, और राजस्थान का जैसलमेर, इसका इन्होंने पर्यटन का बहुत फायदा उठाया। कोविड के चलते जब पूरा पर्यटन उद्योग बंद हो गया था, सब तकलीफ में थे, तो जैसलमेर के लोग परेशान थे कि वो पूछते थे, आपस में चर्चा करते थे, सरकार से कलाकार परेशान थे कि टूरिस्ट कब आएंगे। भेड़ाघाट में भी जो नाविक थे, जो अपनी स्टोरी सुनाते हैं काव्यमय भाषा में, पर्यटन नाविक चलाते हैं नाव और आपको सुनाते हैं भेड़ाघाट का सौंदर्य बताते हैं, वो परेशान थे कि टूरिस्ट कब आएंगे। तो पर्यटन का सीधा असर अर्थव्यवस्था से पड़ता है। जहां पर्यटक जा रहे हैं वह बात देसी विदेशी सब जगह लागू होती है। हर कोई एक कुछ नया और कहीं बाहर जाने की इच्छा रखता है। हमारे मानवीय स्वभाव है, हम चाहते हैं कि हम खुद बहुत सुंदर जगह पर क्यों यहाँ रहें, लेकिन हम चाहते हैं हम दूसरी जगह पे जाएं। तो आप देखिए पर्यटन जो है, इसके लिए एक सर्किट बनाना पड़ेगा। मैंने पहले भी कई बार रिसर्च पेपर के माध्यम से बात की है कि हमको प्रसिद्ध पर्यटन सर्किट के रूप में जबलपुर को विकसित करना होगा। अगर आप पर्यटन सर्किट बना देते हैं जबलपुर को, तो मैं आपको बता रहा हूं कि पर्यटन से विकास की राह तो संभव है, रोजगार भी मिलेंगे, नए नए मौके भी मिलेंगे। जबलपुर शहर के आसपास बहुत ही नए नए खूबसूरत पर्यटन स्थलों को खोज के उनका विकास करना होगा। कुछ स्थान तो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं देख रेख के अभाव में, उनकी स्मृति हमको सहेज कर रखना होगी। हम प्राचीन धरोहरों को देश के लिए, विदेशियों के लिए पर्यटक के रूप में कर सकते हैं। पर्यटन नीति बनाना होगी। एक जबलपुर के एक पत्रकार हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी, उनका कहना है, उन्होंने वो पर्यटन और धरोहर के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि शहर में आने वाले टूरिस्टों को अधिकतर ये मालूम ही नहीं है कि जबलपुर शहर में घूमने लायक कौन कौन सी जगह हैं और कौन कौन से स्थान हैं। बोले हमें बुक गाइड, ट्रैवल आइडियो बुक की व्यवस्था करनी चाहिए। पर्यटन केवल, उनका कहना, घूमना फिरना नहीं, बल्कि पर्यटन सम्यक अवधारणा में सर्वजन और सर्वदृष्टि हिताय की दृष्टि अंतर्निहित होती है। अब यहाँ पे मैंने जो कहा ना, जबलपुर को एक पर्यटन सर्किट बनाना पड़ेगा आपको। अगर आप पर्यटन सर्किट बनाते हैं तो जबलपुर को सेंट्रल मानते हैं। जबलपुर को इसलिए बात कर रहा हूं कि जबलपुर रेल मार्ग से बहुत पहले से, 100 साल पहले से जुड़ा हुआ है। हवाई सेवाएं भी यहाँ बहुत हैं, सड़क सुविधाएं भी पूरे देश से जबलपुर को जोड़ती हैं। देश का सेंट्रल पॉइंट जबलपुर से सिर्फ 56 किलोमीटर की दूर पे
करौंदी है, केंद्र बिंदु है देश का। जबलपुर को अगर आप केंद्र बनाते हैं पर्यटन सर्किट, तो 200 किलोमीटर की रेंज में, सिर्फ 200 किलोमीटर की रेंज में बता रहा हूं, यहां पे बांधवगढ़ है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए 3 सफारी हमको मिल रही हैं, कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मिल रही है। अब इसके अलावा जबलपुर में नर्मदा जीवनदायिनी है। नर्मदा का घाट जो है, संगमरमरी चट्टान जो है, मार्बल रॉक, वो वर्ल्ड फेमस है। मार्बल आर्ट जो है विश्व प्रसिद्ध है। धुआंधार है, एक प्रपात, जल प्रपात है देखने लायक। इसके अलावा अगर आप देखें शहर में बहुत से नए नए स्पॉट हैं। निनाद फॉल है, मिनी धुआंधार है, नया गांव में एक बैलेंसिंग रॉक और मिला है। रानी दुर्गावती का शहर, यहाँ एक बैलेंसिंग रॉक है जो सदियां हो गई लेकिन वो चट्टान हिली नहीं। भूकंप भी आया था 1997 में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मदन महल का किला है रानी दुर्गावती का, इसको धरोहर के रूप में कर सकते हैं। पास में ही जहां समाधि है रानी दुर्गावती की, समाधि स्थल है बारहा गांव के पास, उसको हम पर्यटन के रूप में विकसित नहीं कर पाए। हमने पर्यटन को पढ़ाने का प्रयास ही नहीं करा। पर्यटन को अगर हम पढ़ाते तो यहाँ के पढ़े हुए छात्र कहीं ना कहीं पर्यटन का समाजशास्त्र विकसित करते। लेकिन समाजशास्त्र विभाग जो कि 1956 से था जबलपुर यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसने पर्यटन का समाजशास्त्र पे बात ही नहीं करी। जबलपुर के आसपास आदिवासी अंचल है। मात्र 156 किलोमीटर की दूरी पे बैगाचक है, जहां विश्व की सबसे पुरानी जनजाति के गांव हैं। आज भी आप बैगाओं को देख सकते हैं, वो कौतूहल का विषय है। वेरियर एल्विन ने वहां रह के द बैगा नाम की 1936 में किताब लिखी थी और वर्ल्ड फेमस है वो। लेकिन हमने बैगाओं पे कोई काम ही नहीं किया, सिर्फ हमने डिग्री उपाधि लेने के लिए काम किया और उनके जीवन को हम उजागर नहीं कर पाए। धुआंधार है हमारे आसपास वो है। दूसरी चीज मैं आपको एक बताता हूं, जबलपुर में आजादी के पहले का इंजीनियरिंग कॉलेज है, 1946 का शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी लैब जो है ऐतिहासिक हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है, टेली कम्युनिकेशन, सबसे पहले 1972 में पढ़ाया गया था। हम इंजीनियरिंग कॉलेज को भी धरोहर के रूप में कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भारत की दूसरे नंबर की पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, गन कैरिज तोप निर्माणी फैक्ट्री, जीसीएफ के नाम से जाने जाते। 1904 की फैक्ट्री है, सोचिए आप। क्या हम इसको पर्यटन के लिए नहीं उपयोग कर सकते? यहाँ पे एशिया की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। हालांकि अब वो विखंडित हो गई है, लेकिन हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं। बैलेंसिंग रॉक है, आसपास कई पर्यटन स्थल हैं। बरगी डैम को में क्रूज चला रहा है, बरगी डैम को बहुत अच्छा डेवलप कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम देखें हमारे यहाँ क्या, हमने सबसे ज्यादा जो पर्यटन की बात होती है, ग्रामीण क्षेत्र को हमने कभी भी टच नहीं करा। हम पर्यटन के लिए सिर्फ कुल्लू मनाली, शिमला, दार्जिलिंग को चुनते हैं, लेकिन ये सब देखा जाए वास्तव में गांव ही थे जो आज विकसित हो गए पर्यटन के कारण। ऐसे ही जबलपुर के आसपास के कई छोटे छोटे गांव हैं जहां आपको कुटीर उद्योग देख सकते हैं, जहां आपको खेती के नायाब तरीके देख सकते हैं, जनजातीय संस्कृति दिख सकती है। इन सभी गांवों को पर्यटन के रूप से अगर हम विकसित करें, यहाँ बगदरी गांव है पाटन रोड पे, वहां बहुत बढ़िया झरने मिलते हैं, तो आप इनको करेंगे। कटाव है जबलपुर के पास में, जहां पे बढ़िया पिकनिक स्पॉट है, लेकिन शासन की अनदेखी के कारण जो गड़बड़ा गया। वहीं मझौली में विष्णु वराह का मंदिर है, जिसके लिए कहा जाता है कि भारत का इकलौता मंदिर है विष्णु वराह का मंदिर, लेकिन उसको हम धार्मिक दृष्टि से भी विकसित नहीं कर सके। मैंने कहा ना, जबलपुर के अगर पर्यटन सर्किट बना दिया जाए जबलपुर के लिए, हालांकि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी सक्रिय हैं इसके लिए, लेकिन अभी भी वो संभावनाएं नहीं मिल पाई। अगर हम इसको पर्यटन सर्किट बनाते हैं तो जबलपुर के ग्रामीण पर्यटन और शहरी पर्यटन का मिश्रण यहाँ मिलेगा, और आप देखेंगे यहाँ पे पर्यटन के कारण रोजगार भी मिलेगा, लोगों को व्यवसाय भी होगा, आर्थिक गतिविधियां भी होंगी, उसके साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा भी हमारा विकसित होगा। क्योंकि पर्यटन क्या करता है, एक देश से दूसरे देश में, एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में सामाजिक
संबंधों का आदान प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। लेकिन हमने पर्यटन दिवस ही मना के एक इतिश्री करी है, उस पर कोई ठोस कारगर योजना नहीं बनाई। मेरा आग्रह है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्र जी से, उन्होंने बहुत नवाचार किए हैं, तो एक नवाचार उनको ये भी करना चाहिए। और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तो इलेक्टिव सब्जेक्ट में पर्यटन को रखा ही गया है, तो वो ये प्रयास करें समाजशास्त्र विभाग के माध्यम से कि पर्यटन का समाजशास्त्र विषय यहाँ पे चालू किया जाए। पर्यटन का समाजशास्त्र शुरू करेंगे। मैं जानता हूँ कि आर्थिक संकट है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय पे, लेकिन अगर पर्यटन का समाजशास्त्र वो शुरू करते हैं तो पर्यटन क्षेत्र में नई संभावनाएं यहाँ उजागर होंगी, नए नए विषय निकलेंगे, नए लोगों को रोजगार मिलेगा, नई संभावनाएं विकसित होंगी और पर्यटन जो है उससे नई नई चीजें आएंगी। अब देखिए पर्यटन को कैसे उपयोगी किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री जब आए, उन्होंने टीकाकरण जो अभियान था कोविड का, उसमें पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शहरों को प्राथमिकता दी। उनको मालूम था शहर में ज्यादा आबादी है, तो उन्होंने शहरों को प्राथमिकता दी, गाँव को बाद में दी और कई सुविधाएं दी। तो वैक्सीनेशन के लिए गांव के लोग शहर आने लगे। तो पर्यटन जो है, पर्यटन की रेलगाड़ी जो चालू की गई है, ये पर्यटन जो है जैसे ही हमने शुरुआत करी, लेकिन एहतियात के तौर पे हमको पर्यटन उद्योग को मजबूती देना होगा। मेरा कहना है कि पर्यटन जो है, पर्यटन की थीम जो है इस बार अलग है। सबने कहा अलग अलग थीम देता है, पर्यटन की थीम हर साल बदलती है, लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने रखी है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, उन्होंने रखा है विश्व पर्यटन दिवस की थीम है सम्मिलित पर्यटन विकास। मैं कहता हूं कि पर्यटन सबके विकास के लिए इस थीम को लेकर हम अगर काम करते हैं जबलपुर को पर्यटन सर्किट बनाते हैं, तो आप देखिए जबलपुर पुनः बुलंदियों पर जाएगा, क्योंकि ये ऐतिहासिक शहर है, जाबाली ऋषि का शहर है। यहाँ पे तेवर की, यहाँ मराठाओं का भी राज रहा, तेवर भी है, यहाँ पे पुरानी संस्कृति है, ये ऐतिहासिक कल्चुरी राजाओं का भी गढ़ था। यहाँ पे बहुत से छुपे हुई चीजें हैं, जो कि लक्ष्मीकांत शर्मा जी ने साफ कहा है कि शहर में हमने प्रयास नहीं करा, टूरिस्ट प्लेस निर्धारित नहीं करे, अगर हम करते हैं तो शहर में ही बहुत सी चीजें होंगी और पर्यटन एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में मिलेगा, जिससे रोजगार भी मिलेगा, विकास की राह भी बढ़ेगी, हमारी संस्कृति भी डेवलप होगी, हमारा खान पान रहन सहन सारी चीजें जबलपुर को करेंगी। तो पर्यटन दिवस के रूप में मेरी आपसे एक ही चीज है, निवेदन है कि हम पर्यटन सबके विकास के लिए करें। पर्यटन सबके विकास के लिए इस थीम के साथ अगर हम काम करेंगे तो आप अपने शहर को एक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने में सफल होंगे। पर्यटन दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।